हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्यूज का आयोजन कर रहे हैं पर डे के भांति। चलिए इसमें पहला मेरा कल का आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर दे दें। कल का क्वेश्चन क्या था? कल का क्वेश्चन था कि हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम है। हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम है। तो बताइए कि 1857 के क्रांति के जांच के लिए 1857 के क्रांति की जांच के लिए किस कमीशन की नियुक्ति की गई थी? जो 1857 की क्रांति हुआ था ना, सिपाही विद्रोह, उसके जांच के लिए कौन सी कमीशन की नियुक्ति हुई थी? आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और कल मैं इसका नेक्स्ट डे के क्यूज में आपका आंसर हम ज़रूर देंगे। ठीक है, आइए करें कि अधिवेशन आज हम लोग कांग्रेस के अधिवेशन पर जिक्र करेंगे कि कौन कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए 24वां अधिवेशन कांग्रेस के 1908 ईस्वी में किसने किया था? डॉक्टर रासबिहारी घोष। कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था 1908 में। कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था। ठीक है, 1918 में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? 1918 में। कांग्रेस का कह देगा कि जो विभाजन हुआ था, प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में। और उस सूरत अधिवेशन के भी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रासबिहारी घोष कर रहे थे। ठीक है, 1909 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ था। 1909 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे ना, वह लाहौर अधिवेशन के अध्यक्षता कर रहे थे 1909 में। और 1909 में ही पार्लियामेंटो सुधार पारित हुआ। उसी को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है, क्योंकि किसमें हिंदू और मुस्लिम आधार पर निर्वाचन पद्धति प्रचलित हुई थी। पार्लियामेंटो सुधार 1909 ईस्वी में। ठीक है, देखिए 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित मिशन नारायण दत्त। इसी में पहली बार जन गण मन को गाया गया था। जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर। और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम। वंदे मातरम का गायन समय 65 सेकेंड और जन गण मन का गायन समय 52 सेकेंड। कितना है? 52 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए जन गण मन का पूछेगा ना कि संक्षिप्त समय कितना है दोस्त? तो 20 सेकेंड, यानी 20 सेकेंड। अब संक्षिप्त मतलब सर, तो संक्षिप्त का मतलब हुआ कि जन गण मन के ऊपर के पंक्ति और लास्ट के पंक्ति आपको 20 सेकेंड में पढ़ना है। तो जन गण मन के संक्षिप्त अवधि क्या है? तो 20 सेकेंड। उसमें जन गण मन के प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति को गाया जाता है। ठीक है, आइए 1912 में बांकीपुर जो कि पटना के पास है, वहाँ पर एक अधिवेशन हुआ था। उसकी अध्यक्षता R.N. माधोलकर किए थे। कौन किए थे? R.N. माधोलकर ने। कब? 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? R.N. माधोलकर के द्वारा। ठीक है, अब बांकीपुर कहाँ है? तो पटना में, पटना के पास है। ठीक है, अच्छा जी, देखिए करा है कि 1916 ईस्वी में, देखिए आगे कह रहा है कि 1918 ईस्वी में बम्बई में एक अधिवेशन हुआ था। उसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो 1918 में हसन इमाम अध्यक्षता कर रहे थे। इसी में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। यानी 1918 में जो बम्बई में अधिवेशन हुआ था ना, उसी में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। ठीक, यह हमेशा क्वेश्चन पूछता है दोस्त कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन याद रखता है कि 1907 ईस्वी में हुआ था सूरत अधिवेशन में, लेकिन कोई लड़का जल्दी नहीं बताएगा कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था। तो 1918 ईस्वी में। कहाँ के? तो बम्बई अधिवेशन में 1918 ईस्वी में। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो हसन इमाम उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन में, 1917 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट कर रही थी। यह प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। अब प्रथम भारतीय महिला कह देगा तो 1925 ईस्वी में सरोजनी नायडू कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, आइए 1920 ईस्वी में कलकत्ता में लाला लाजपत राय ने असहयोग का प्रस्ताव पास किया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने पास किया था? लाला लाजपत राय ने 1920 ईस्वी में। कब? 1920 में।
लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुआ था? 17 नवंबर 1928 को। किसके? साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे, उसी के विरोध में लाठीचार्ज में इनको सिर पर चोट आई और उसके कारण क्या हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, अच्छा जी। 1920 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में। कौन अध्यक्षता कर रहे थे? लाला लाजपत राय। और 1920 ईस्वी में एगो नागपुर अधिवेशन भी हुआ था। तो यही क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा था दोस्त कि 1920 के कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो उन नागपुर दिया था ऑप्शन में, और 1920 कलकत्ता वाला नहीं दिया था। ठीक ना, तो नागपुर में हुआ था। 1920 में 2 अधिवेशन हुआ था, एक कलकत्ता में, एक नागपुर में। तो नागपुर में जो अधिवेशन की अध्यक्षता हुआ था ना, तो उसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? सीवी राघवाचार्य। सीवी राघवाचार्य। कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ था, यानी इसके द्वारा कांग्रेस के संविधान में क्या हुआ था? परिवर्तन हुआ था। ठीक है, अब आइए 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गया में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास, यानी चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। अच्छा सर, चित्तरंजन दास किसके गुरु थे? डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। ठीक है, अच्छा चित्तरंजन दास तो हो गए। चित्तरंजन दास स्वराज्य पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में किए थे। ठीक है, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 को। कहाँ पर? कटक उड़ीसा में। 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक, 1887 में बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है, आइए 1925 में बेलगांव। तो ये हमेशा पूछता है दोस्त कि 1922 के कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो गया दे देगा कि 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो देशबंधु चित्तरंजन दास ने। ठीक है, 1923 में काकीनाडा में हुआ था, ये तो छोड़ दो। 1923 में दिल्ली में भी एक अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन 1923 में 2 गो हुआ था। एक 1923 में काकीनाडा में हुआ था, दूसरा दिल्ली में। तो 1923 में दिल्ली वाला पूछता है दोस्त कि इसका अध्यक्षता जो थे ना, अबुल कलाम आज़ाद किए थे। कौन किए थे? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष थे। अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष थे। ठीक है, अब देखिए 1924 ईस्वी में बेलगांव में 1924 ईस्वी में बेलगांव में क्या हुआ था? 1924 ईस्वी में बेलगांव में कांग्रेस का अध्यक्षता हुआ था, यानी कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? महात्मा गांधी। या महात्मा गांधी द्वारा पहला यह ऐसा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे। ठीक है, एकमात्र था 1924 के बेलगांव। बेलगांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। बेलगांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक, आइए 1925 के कानपुर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू कर रही थी। कौन? सरोजनी नायडू। यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस के। प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, अच्छा जी, देखिए 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था। 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष पूछेगा कि लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जे.एल. नेहरू। पंडित जे.एल. नेहरू, यानी पूर्ण स्वराज्य की मांग हुई थी। ठीक है, 1929 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में कराची में एक अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। मौलिक अधिकार की मांग किस अधिवेशन में? तो 1931 के कराची अधिवेशन में। ठीक है, और 1958 तक कराची देखकर क्या ख्याल है? 1958 तक पाकिस्तान की राजधानी कराची थी, और 1958 के बाद पाकिस्तान की राजधानी कहाँ बन गई? इस्लामाबाद। ठीक है, आइए कर है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन हुआ था। 1937 ईस्वी में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन हुआ था। फैजपुर यानी यह एकमात्र कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, तो कई बार पेपर में पूछा है कि कांग्रेस का वह कौन सा ऐसा अधिवेशन था
जो गांव में हुआ था तो फैजपुर अधिवेशन। और कब हुआ था? तो 1937 ईस्वी में। ठीक है दोस्त, आइए कह रहे हैं कि हरिपुरा अधिवेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्त, एकदम पेपर में लिख लो। 1938 ईस्वी में हरिपुरा। हरिपुरा कहाँ है? हरिपुरा कहाँ है? हरिपुरा गुजरात में है। हरिपुरा गुजरात में है। हरिपुरा गुजरात में यहाँ हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा, यानी डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस द्वारा हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। और 1939 ईस्वी में त्रिपुरी संकट हुआ था, यानी त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में जबलपुर में। त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो यहीं पर देखिए दोस्त मामला होता है कि त्रिपुरी संकट पूछता है कि कब और क्या था। तो त्रिपुरी संकट 1939 ईस्वी में हुआ था। और इसको क्यों त्रिपुरी संकट कहा गया? कि कांग्रेस में एक बेजोड़ हलचल आई। अब वह हलचल क्या था सर? तो ये जो डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जो थे, यह कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे पिछला 1938 वाला। 1939 में भी सभी लोगों का विचार था कि डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी इनसे नाखुश थे। इन्होंने क्या किए कि पट्टाभी सीतारामैया को अपने तरफ से चुनाव लड़ाए। और चुनाव लड़ाए ही नहीं दोस्त, इतना तक कह बैठे महात्मा गांधी कि अगर पट्टाभी सीतारामैया की हार होती हैं तो समझ लेना कि मेरी हार होती है। ठीक है, किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कह दिया। अब कमिटमेंट कर दिया तो जब तो और मामला गंभीर हो गया गुरु। तब क्या हुआ कि चुनाव हुआ, और जबकि सभी सदस्यों का मन था ऐसा कि डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन महात्मा गांधी इससे खुश नहीं थे। आखिरकार क्या हुआ कि 1939 ईस्वी में त्रिपुरी नामक स्थान पर जबलपुर में चुनाव हुआ। और चुनाव में बुरी तरह क्या से पट्टाभी सीतारामैया की हार हुई। अब पट्टाभी सीतारामैया की हार हुई ना, तो उसी से महात्मा गांधी काफ़ी नाखुश हो गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि 1939 में यह मामला गरमा गया और तब जाकर चुनाव हुआ। तो इसीलिए इसको त्रिपुरी संकट के नाम से जाना गया। ठीक है, अच्छा त्रिपुरी संकट तो हो गया सर, कब हुआ? 1939 में। अब चुनाव जीत गए कौन? तो डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस। अब डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस अगर चुनाव जीत गए ना दोस्त, तो क्या हुआ कि महात्मा गांधी इनसे नाखुश थे, यानी वह खुश नहीं थे, क्योंकि महात्मा गांधी की हार हुई। एक तरीक़े से समझ जाइए, पट्टाभी सीतारामैया को महात्मा गांधी ने ही लड़ाया था कि लड़ो भाई चुनाव तुम। अब मामला क्या हुआ गुरु कि क्या हुआ कि डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस समझे कि अरे राष्ट्रपिता जिसको हम कह रहे हैं महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। तब का हुआ मामला हुआ कि सुभाष चंद्र बोस आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। काहे सर? कि महात्मा गांधी की हार हुई, जिससे नाखुश रहने लगे डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस से। कौन? तो महात्मा गांधी। तो इससे लाचार होकर नहीं एक आदमी रूठ जाता है तो आदमी कहता है कि चलो छोड़ो भाई हम ही हार जाएं। तो क्या किए कि अंत में क्या किए कि डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ही कहें कि हम अध्यक्ष पद से त्याग देते हैं, और अध्यक्ष पद से त्याग दे दिए। तब वहीं क्वेश्चन खड़ा करता है कि 1939 ईस्वी में त्रिपुरी में जो कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस किए थे, लेकिन इनके त्याग पत्र के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? ठीक है, बहुत बेजोड़ क्वेश्चन है। तो इसके त्याग के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे त्रिपुरी में। कोई दिक्कत है? तो 1939 में अगर पूछ देगा कि ऐसे 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस। लेकिन कह देगा कि इनको त्याग पत्र देने के बाद अध्यक्ष पद को कौन संभाला, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इधर क्या कहने लगे महात्मा गांधी कि तू जो बन जो, क्या करा के पट्टाभी सीतारामैया के कि जो अब तो त्याग पत्र दे दिलन जो बन। तो पट्टाभी सीतारामैया कहा कि ना साहेब ऐसा नहीं होगा। एक तो हम बुरी तरीक़ा से हारे हैं, और दूसरे में अगर बन भी जाते हैं तो तीसरे में लोग गाली देंगे हमको कि देखो उसको हटा के अपने बनने के लिए उसको त्याग पत्र दिवा के अपने बन गया। तो पट्टाभी सीतारामैया कहे कि ना मालिक इतना नहीं होगा हमसे, इतना भी नहीं कसूर होगा। तब जाके अंततोगतवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने। कोई दिक्कत है? कहानी कैसा लगा भाई कमेंट में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है दोस्त, आइए कह रहे हैं कि 1940 में देखिए 1946 ईस्वी में मेरठ में आचार्य जेबी कृपलानी आज़ादी के समय अध्यक्ष बने। आचार्य जेबी कृपलानी आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन बने? 1946 में
कौन? आचार्य JB कृपलानी। 1947 में भी JB कृपलानी थे। हमेशा पेपर में पूछता है कि आज़ादी के समय 1947 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। ठीक है, अब देखिए 1948 में जयपुर अधिवेशन हुआ था। अंततोगत्वा पट्टाभी सीतारामैया को चुना गया 1948 में। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हो गया। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी के मृत्यु हुआ। ठीक है, किसने मारा महात्मा गांधी को? नाथूराम गोडसे। ठीक, 1948 में पट्टाभी सीतारामैया बने और 1950 में नासिक में अंतिम अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। ठीक है, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। और नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। नासिक कहाँ है? कांग्रेस का सबसे अधिक अधिवेशन कहाँ पर? कोलकाता में। कगो? 10 गो। कगो? कोई दिक्कत है? आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं कि ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियाँ। ब्रिटिश काल में कौन कौन सा आयोग था, कौन कौन सी समितियाँ थी? देखिए ध्यान से गौर फरमाइएगा। इनाम आयोग का स्थापना 1852 ईस्वी में इनाम के अध्यक्षता में हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे या वाइसराय? लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। इनाम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इनाम, यानी इनाम की अध्यक्षता में इनाम आयोग का गठन हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? लॉर्ड डलहौजी। या लॉर्ड डलहौजी नहीं, हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापकगत सिद्धांत किसने? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासन के काल में ही 16 अप्रैल 1856 को भारत में प्रथम बार रेल मुंबई से 16 अप्रैल 1853 सॉरी दोस्त, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच क किलोमीटर? 34 किलोमीटर। क किलोमीटर? 34 किलोमीटर। 16 अप्रैल 1853 को, ठीक, भारत में पहली बार रेलगाड़ी किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगर पूछेगा ना कि रेलवे का विकास सर्वाधिक किसके शासनकाल में हुआ था, विस्तार, तो लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल विभाजन हुआ था। बहुत टान है। ठीक है, आइए हंटर आयोग 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन हुआ था। लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था शिक्षा का विकास के लिए। शिक्षा के देखिए, एक हंटर आयोग और हंटर कमेटी, दो गो चीज़ है। हंटर कमीशन कहेगा यानी आयोग कहेगा तो समझ जाओ कि हंटर आयोग का संबंध 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शिक्षा से संबंधित था, हंटर आयोग। एक हंटर कमेटी कहेगा ना तो वो 1919 में गठित हुआ था। कब? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था। कोई दिक्कत है? अफीम आयोग 1893 में अफीम आयोग का स्थापना हुआ था लैंसडाउन के शासनकाल में। किसके? लैंसडाउन को क्या ख्याल आया? एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? लैंसडाउन के ही शासनकाल में। अच्छा, अफीम आयोग 1893 में अफीम सेवन को रोकने हेतु लैंसडाउन ने अफीम आयोग का गठन किया था। ठीक, आइए सिंचाई आयोग का स्थापना 1901 ईस्वी में वोल्विन स्कॉट के अध्यक्षता में कर्जन के समय में हुआ था, सिंचाई में सुधार हेतु। ठीक, सिंचाई में सुधार हेतु। कलकत्ता विशेष अधिवेशन 1917 ईस्वी में माइकल सेडलर की अध्यक्षता में जेम्स फोर्ड के शासनकाल में 1917 ईस्वी में कलकत्ता में विश्वविद्यालय में दोषों की जांच के लिए कलकत्ता सेडलर आयोग का गठन हुआ था। सेडलर आयोग का गठन कई बार पूछता है कि किस लिए हुआ था, तो विश्वविद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या करिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच के लिए, जो दोष था ना उसकी जांच के लिए किसका गठन हुआ था? कलकत्ता विशेष आयोग अधिवेशन यानी सेडलर आयोग का गठन हुआ था। कब? 1917 ईस्वी में। ली आयोग का स्थापना कब हुआ था गठन? यानी 1924 ईस्वी में लॉर्ड ली की अध्यक्षता में रीडिंग के शासनकाल में लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा हुई। यानी लोक सेवा आयोग के गठन किसके कार्यकाल में? तो रीडिंग के कार्यकाल में 1924 में। 1922 में ही भारत में इंग्लैंड में जब यूपीएससी का परीक्षा हो रहा था, आईएएस का परीक्षा 1922 में सर्वप्रथम इलाहाबाद से परीक्षा साथ साथ शुरू हुआ। ठीक, उससे पहले वो तो सर्वप्रथम जो कहेगा ना कि प्रतियोगिता परीक्षा कहाँ शुरू हुआ, तो वो होगा चीन। ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षा नोट
नोट जो है कागजी मुद्रा चीन, फिर आपको ये नोट कागजी मुद्रा ये तो हो ही गया, ये पुस्तक हो गया, इस सब में कौन है? चीन अग्रणी है। ठीक है, अगर कहेगा ना कि लिनलिथगो हो तो लिनलिथगो आयोग 1928 में, लिनलिथगो आयोग 1928 में। ठीक, लिनलिथगो इरविन कृषि से संबंधित समस्याओं पर विचार हेतु इरविन की अध्यक्षता में लिनलिथगो आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इतना ही था दोस्त। अब हम लोग मिलते हैं फिजिक्स में। आइए देखिए, अब हम लोग फिजिक्स के ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, ऊष्मा के बारे में सारा चीज़ पढ़ेंगे। ऊष्मा क्या है? तो यह वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होती हैं। यानी ऊष्मा क्या है सर? तो ऊष्मा एक वह ऊर्जा है, ऊष्मा एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। तो वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर यानी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण स्थानांतरित होती है। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। किसी वस्तु में जो निहित ऊष्मा होगा ना, उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। मुड़ी ना गड़ो। ठीक है, देखो यदि कार्य अच्छा कुछ चूटा, ठीक कोई बात ना, चूटा चढ़ेगा है ना। देखो यदि कार्य W ऊष्मा Q में बदलता है, तो ऊष्मा Q में बदलता है तो देखो तो W बाई जूल बराबर का हो जी? W बाई Q बराबर जूल। और ऊष्मा के सही मात्रा क्या होला? जूल। ठीक, और ऊष्मा के का में मापा जाता है? बरुक ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो कैलोरी में। ऊर्जा को किस में मापा जाता है? कैलोरी में। ऊर्जा के सही मात्रा जूल होला, ऊष्मा के भी जूल होला। ठीक है, और W बराबर J इंटू Q, यानी J बराबर W बाई Q, J बराबर W बाई Q। और W क्या है? W क्या है? तो यदि कार्य है, और Q क्या है? ऊष्मा है। J एक नियतांक है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। J का मान 4.186 जूल प्रति कैलोरी होता है। ये कई बार पूछा है कि 1 जूल बराबर कितना कैलोरी होता है? तो 1 जूल बराबर 4.186 जूल प्रति कैलोरी होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि 4.186 जूल का यांत्रिक कार्य किया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी होगी। यानी 1 कैलोरी बराबर कितना जूल? 4.186 जूल। आइए, ऊष्मा के SI मात्रा क्या होता है? जूल होता है। इसके लिए निम्न मात्रा का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे कैलोरी। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए क्या करिए? 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। कैलोरी किसे कहते हैं? तो 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? कैलोरी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी क्या होता है? तो 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहा जाता है। कितना कहा जाता है? 1 कैलोरी कहा जाता है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होता है? तो 1 पाउंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? 1 पाउंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। ठीक है, ताप क्या होता है? टेम्परेचर। ताप वह भौतिक कारक है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा निश्चित करता है, अर्थात जिस कारण से ऊर्जा स्थानांतरण होती है उसे ताप कहते हैं। ताप किसे कहते हैं सर? तो ताप वह भौतिक कारक है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा निश्चित करता है। ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा क्या करता है? निश्चित करता है। ठीक, अर्थात जिस कारण से ऊर्जा स्थानांतरण होती है उसी को क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। ताप का मापन। ताप मापने के लिए जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे तापमापी कहते हैं। ताप को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग हम लोग करते हैं उसे तापमापी कहते हैं। जैसे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर पैमाना, केल्विन पैमाना। यानी देखो C-0/100 बराबर F-32/180, R-0/80 बराबर K-273/100। ये होता है CFR और K में रिलेशन। CFR और K में रिलेशन होता है। परम शून्य क्या होता है? तो सिद्धांत रूप से अधिकतम ताप की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है।
परंतु न्यूनतम ताप की सीमा होती है। अधिकतम ताप की कोई सीमा होता है वो नहीं, और न्यूनतम ताप की सीमा होला किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री से कम नहीं हो सकता। यानी कोई भी वस्तु है ना, उसका ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। इसे परम शून्य ताप कहते हैं। केल्विन पैमाने पर 0 केल्विन के बराबर होता है। यानी किसी भी वस्तु का न्यूनतम ताप की बात करेगा ना तो कितना होगा, 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस। यानी पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। केल्विन में व्यक्त ताप में डिग्री नहीं लिखा जाता है। केल्विन में प्राप्त ताप को डिग्री नहीं लिखा जाता है। पारा का जो जमता है ना, पारा का जो हिमांक होता है -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। यानी पारा जो है ना बच्ची, वह -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। अतः इसे निम्न ताप ज्ञात करने के लिए अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। यानी निम्न ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एल्कोहल तापमापी का प्रयोग कर। यानी इससे भी अगर न्यूनतम तापमान मापना होगा ना तो एल्कोहल तापमापी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। यानी अगर कह देगा कि सबसे अगर न्यूनतम तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे तो एल्कोहल तापमापी का, यानी -115 डिग्री सेल्सियस का प्रयोग करते हैं। यानी क्योंकि अल्कोहल जो है -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, इसलिए देखिए -115 सबसे छोटा हुआ ना, अब -39 से भी। तो हम लोग का जो डॉक्टर लगाता है ना यहाँ पर कांख में चापने के लिए थर्मामीटर, कौन थर्मामीटर, तो उसमें पारा रहता है। क्या रहता है, पारा। जो पनिया जैसा नहीं चलता है तो पारा रहता है। अब पारा जो है ना, उसका जमना हिमांक कितना होता है, -39 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे भी एकदम न्यूनतम बुखार के पता लगाना होगा ना, न्यूनतम ताप, अगर इससे भी न्यूनतम ताप पता करना होगा तो एल्कोहल तापमापी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ठीक है, आइए देखिए, 1 कैलोरी बराबर तो पढ़ा दिए। 1 किलो कैलोरी बराबर 4186 जूल हो जाएगा। 1 किलो कैलोरी बराबर 4186 जूल या 1000 कैलोरी। 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी। ठीक है। द्रव तापमापी, पारा तापमापी लगभग -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक के ताप मापने के लिए उपयुक्त होता है। यानी द्रव तापमापी पारा जो है ना बच्चे, -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक के ताप मापने के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए पारा जो है बच्चे, द्रव में पारा जो होता है ना तापमापी, वो क्या करता है कि -30 से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस तक ताप माप सकता है। पारा थर्मामीटर का आविष्कार, पारा जो है ना पारा थर्मामीटर, यानी थर्मामीटर वाला जो पारा वाला थर्मामीटर है ना, उसका आविष्कार फारेनहाइट ने किया था। किसने किया था, फारेनहाइट ने किया था। गैस तापमापी, इस प्रकार के तापमापियों में स्थिर आयतन पर हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस लेने पर 1500 डिग्री सेल्सियस ताप का मापन किया जाता है। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, इसके द्वारा -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक ताप मापा जा सकता है। ठीक है। अब देखिए विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, स्पेसिफिक हीट। किसी पदार्थ की ऊष्मा, ठीक है, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। इसे प्रायः C द्वारा सूचित किया जाता है, यानी C द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखो, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के, यानी इकाई द्रव्यमान को एकांक ताप वृद्धि के लिए एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न। आइए देखिए आगे करें कि विशिष्ट ऊष्मा तो बता दिए कि एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि से उत्पन्न करती हैं। यानी वैसे कह रहा है कि विशिष्ट ऊष्मा उसे कहते हैं, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उस ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि करती हैं, उसी को क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। विशिष्ट ऊष्मा को किसके द्वारा, C द्वारा सूचित किया जाता है। विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक जूल प्रति केजी, जूल प्रति केजी प्रति केल्विन होता है। विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है, जूल प्रति केजी प्रति केल्विन होता है। ठीक है। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है।
1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अतः जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता कितना होला? 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अन्य मात्रकों की तुलना में सबसे अधिक होती है। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अन्य मात्रकों में सबसे अधिक होती है। इसीलिए रेडिएटर में क्या का प्रयोग किया जाता है? पानी का प्रयोग किया जाता है, न कि किसी ऑयल का। कहें कि इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होता है? अधिक होता है। विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होता है। किसका? तो जल का। उसमें प्रसार सर, तो किसी पदार्थ वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन में वृद्धि हो जाती है। उसी को क्या कहते हैं? उसमें प्रसार कहते हैं। जैसे कोई भी लोहार है ना, उसको गर्म करके ठोकेगा, कहें कि वो आसानी से थोड़ा सा भी चोट पहुंचेगा ना तो फैलेगा। क्या करेगा? फैलेगा। यानी उसके आकार, आयतन और क्षेत्रफल में क्या किया जाता है? वृद्धि हो जाता है। उसी को उसमें प्रसार कहा जाता है। ठीक है। कहता है कि जल का असामान्य प्रसार, सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं। सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन घटता है और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर आयतन बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है। तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटता है और उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस के बाद बढ़ना शुरू होता है। अगर घनत्व की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिकतम होता है और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद घनत्व कम होने लगता है। ठीक है। और जबकि आयतन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद बढ़ने लगता है। इसका वीडियो एक जाएगा यूट्यूब पर भाई साहब, ज़रूर आप ध्यान से देखिएगा कि आयतन और घनत्व में क्या रिलेशन है, ये कैसे बढ़ता घटता है। इसको हम ग्राफ के द्वारा वीडियो आपको रिप्रेजेंट करेंगे यूट्यूब पर। ठीक है। आइए, कह रहा है कि ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। यानी ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। ठीक है। यानी ऊष्मा किस किस विधि से जाता है? तो एगो चालन, विकिरण और समवहन। अगर पूछेगा कि चालन, विकिरण, समवहन में ऊष्मा की सबसे तेज गति से कौन ऊष्मा पहुंचाता है? तो विकिरण विधि से। कोई सबसे तेज रैपिड मेथड कौन है हीट करने का? तो विकिरण। उसके बाद संवहन, उसके बाद कंडक्शन यानी चालन। ठीक है। सबसे स्लोएस्ट विधि है। अब विकिरण सर, सनलाइट से जो आता है ना, हमें हीट प्राप्त होता है, तो ये विकिरण हो गया। क्या हो गया? विकिरण। तो विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। अब आइए चालन पर चर्चा करते हैं। चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना पहुंचती हैं। जैसे छुलनी, मम्मी उरी या आप लोग, हम लोग छन ये थी करते हैं, क्या करते हैं? दाल छमकने के लिए यूज करते हैं ना, गरम करते हैं ना छौंका देने के लिए। तो क्या करते हैं हम लोग? गैस के एक सिरा को रखते हैं और धीरे धीरे दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। जैसे छड़ का एक सिरा गर्म होता है तो उसका दूसरा सिरा भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। तो ये चालन के द्वारा, किसके द्वारा? चालन के द्वारा। अब उसमें जो कण है ना, वो एक स्थान से दूसरे जगह नहीं आ जाएगा। यानी बिना उसके इंटरमोलिकुलर जो कण है, पार्टिकल है, अंतराणविक जो परमाणु है अंदर के, वो बिना एक स्थान से दूसरे स्थान जाए बिना अपने स्थान से ही धीरे धीरे, जैसे हम हीट हुए, मेरे कांटेक्ट में आई, ये भी हीट हो जाएगी, इसके कांटेक्ट में आएगी, वो भी हीट हो जाएगी। तो ये स्लो प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है। अच्छा सर, ठीक है, ये तो बता दिए। लेकिन संवहन विधि में सर, तो देखिए ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण कहेगा कि ठोस में ऊष्मा का संचरण किस में होता है? तो चालन विधि से होता है। अच्छा सर, संवहन क्या होता है? कन्वेक्शन। तो देखिए इस विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। इस प्रकार पदार्थ के कणों के स्थानांतरण से धाराएं बहती हैं। पदार्थ के कणों के स्थानांतरण से क्या बनती हैं? धाराएं बनती हैं, जिसमें संवहन धाराएं कहते हैं। ठीक है। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा ही गर्म होता है। पेपर में कई बार पूछा रहता है कि वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? संवहन द्वारा ही होता है। ठीक है। अब संवहन विधि में क्या होता है ना कि एक कण जो होता है ना, वो अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चल जाता है। इसीलिए सर
इसीलिए सर पानी जब गर्म कीजिएगा ना, तब पानी जब गर्म कीजिएगा ना, गौर फरमाइएगा सॉरी दोस्त, पानी जब गर्म कीजिएगा ना तो गर्म होने के बाद उसके अणु हल्क हो जाते हैं, हल्का हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो वो हल्का अणु सीधा ऊपर आ जाता है, अब फिर भारी जो अणु है ना जल के, वो नीचे बैठता है। इसीलिए सर पानी गर्म करते हैं ना तो ऊपर वाला तल पहले गर्म हो जाएगा ज़्यादा, उसके अपेक्षा कम गर्म होगा। अब कभी कभार तो ऐसा होता है ना सर कि पैर और धोने के लिए थोड़ा सा पानी दोस्त गर्म कीजिएगा ना तो क्या हो जाएगा कि ऊपर छुइएगा तो जल्दी गर्म हो जाएगा, नीचे बस ठंडे के ठंडे रह जाएगा। खुद ही कहते तो इसी वजह के संवहन के चलते होता है दोस्त। क्या होता है कि जो जल के अणु है वह गर्म होकर ऊपर भागता है और जो भारी है वह नीचे आता है। तो ऊपर वाला गया तो गर्म आ गया है जल्दी, तो नीचे अभी ऊपर से जो नीचे आया है तुरंत अभी तो उतना जल्दी गर्माता नहीं है। इसलिए जब गैस बंद करते हैं ना तो क्या होता है कि नीचे वाला सरफेस ठंडा ही रह जाता है, ऊपर वाला गर्म हो जाता है। खुद ही कहते तो इसलिए ऊपर वाला हमेशा क्या रहता है? गर्म रहता है। जल वाला पदार्थ, कोई भी जल पदार्थ है ना जलिए, ऊपर वाला पार्ट का रहेगा ज़्यादा गर्म रहेगा एज कम्पेयर टू नीचे वाला। खुद ही कहते। आइए देखिए, अब तो यहाँ तक गैसों एवं द्रव्यों में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? संवहन के द्वारा। वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि के द्वारा, याद रखना। विकिरण क्या होता है? तो इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता से तथा बिना माध्यम को गर्म किए हुए प्रकाश की चाल से सीधे रेखा में संचरित हो जाती हैं। ये सर अगर हम मान लीजिए बिचवा में हम देखेंगे तो नहीं गर्माहट होगा, तो जी नहीं। ऐसा होता है क्या कि वायुमंडल गर्म हो जाता है क्या? नहीं। यानी कहने का मतलब है कि जैसे जैसे सन का रेडिएशन आएगा वैसे वैसे गर्माते तो नहीं ना आएगा, समझ रहे हो? उसको तो गर्म नहीं ना कर देगा एकदम। यानी वो आके जहाँ पर स्ट्राइक करेगा वहाँ के ना गर्म होगा, ठीक। जहाँ पर ऊष्मा पड़ेगा उसका वही ना गर्म होगा, ठीक है। तो क्या कहता है कि इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता से तथा बिना माध्यम को गर्म किए हुए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचरित होती है, ठीक है। अब देखिए न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन नियम क्या है सर? तो देखिए, समान व्यवस्था रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी को न्यूटन का शीतलन नियम कहते हैं। यह कहना चाहता है ना कि समान अवस्था रहने पर, समान अवस्था रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे ठंडी होती अतः वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर कम होती जाएगी। यानी जो ही वस्तु देखिए सर, कोई भी वस्तु गर्म होगा ना तो थोड़ा सा जल्दी ठंडा हुई हल्का, और फिर धीरे 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 ठंडा होने लगी। बात समझ में आ रहा है? कह रहा है कि अतः वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर कम होती जाएगी। जैसे दूधवा खूब गर्म है, थोड़ा सा डाउन हो जाएगा जल्दी ये, लेकिन अब एकदम बिल्कुल डाउन में आने के लिए धीरे धीरे धीरे, यानी उसका प्रोसेस जो है धीरे धीरे होगा। तो यह न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार होता है। न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार। नहीं समझ गई? समझ में आ गया ना? किरचॉफ का नियम। कौन सा नियम? किरचॉफ का नियम। इसके अनुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। यानी किरचॉफ के नियम के अनुसार बच्चे, जो अच्छा अवशोषक होता है वहीं अच्छा उत्सर्जक होते हैं। अंधेरे कमरे में यदि एक काली और एक सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करती हैं, अतः काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकेगी। भूतु तो अधिक चमकता है ना। कह रहा है कि एक सफ़ेद वस्तु और एक काली वस्तु दोनों को यदि अंधेरे कमरे में एक काली और एक सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करते हैं, दोनों में समान ताप पर गर्मा दिया जाए, ठीक है, उसको रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करती है, अतः काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकती है, ठीक ना। कोई दिक्कत है? स्टीफन का नियम। कौन नियम? स्टीफन का नियम। किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता ई उसके परम ताप के चौथे घात के समानुपाती होती है। किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी वस्तु के उत्सर्जन क्षमता जो ई होता है ना, उसके परम ताप टी के चौथे घात के
समानुपाती होता है। यानी ई बराबर टी के पावर 4, ई बराबर 4। अवस्था परिवर्तन तथा गुप्त ऊष्मा कैले से काम चली, हवा तो लग रहा है, ठीक है। आइए देखिए, अब हम लोग सिविक्स में पढ़ते हैं, अर्थात नागरिक शास्त्र में अनुच्छेद, जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है ना, उसी पर चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए कहेगा ना कि विधानतः नए राज्य को शामिल करना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में। विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14। गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण अनुच्छेद 22। राष्ट्रपति पर विधेयक की अनुमति देना अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111। देखिए अनुच्छेद 54 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति कितने अनुच्छेद में? अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में। अनुच्छेद 164 में है कि राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति। राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति कितने अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 164 में है। अनुच्छेद 170 में राज्य विधानसभाओं की संरचना। राज्य के विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 169 में क्या है? विधान परिषद। विधान परिषद। 170 में राज्य विधानसभाओं की संरचना। अच्छा, अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 के ख में क्या है? तो उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 67 के ख में है कि उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 में क्या है? तो स्पीकर को हटाने से संबंधित है। अनुच्छेद 94, ठीक है। स्पीकर को हटाना। स्पीकर कहने का मतलब अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। राज्यसभा के उपसभापति को हटाना अनुच्छेद 90 में है, ठीक। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 के ए में है। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 के ए। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात और 280 में वित्त आयोग। 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य। और लोक सेवा आयोग कह देगा तो कितना में है? 312 में लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग कह देगा तो यूपीएससी 315, ठीक है। लोक सेवा आयोग, ठीक है, 312। अनुच्छेद 371 के क में नागालैंड का जिक्र है। ख में असम का जिक्र है। 371 के ग में मणिपुर का। 371 के घ में आंध्र प्रदेश व तेलंगाना का। 371 के क में नागालैंड, ख में असम, ग में मणिपुर और घ में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148। संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद 315 और लोक सेवा आयोग 312, ठीक है। लोक सेवा आयोग के कार्य कह देगा तो 320, ठीक। आपात स्थिति की घोषणा अनुच्छेद 352। अखिल भारतीय सेवाएं है 312 में। अखिल भारतीय सेवा कहेगा ना तो 312 में। संवैधानिक संशोधन कह देगा तो 368। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद। 262 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। यानी राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। 78, ठीक है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति, अनुच्छेद 17 तो हो गया अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 352 क्या है सर? तो आपात स्थिति की घोषणा। अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा, ठीक। अनुच्छेद 192। अनुच्छेद 192 क्या है? तो राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों का निश्चय, ठीक।
अनुच्छेद 215 क्या है सर? तो उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 129 का देखा तो सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्विलोकन अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137। 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण यानी स्थानांतरण कहेगा ना कि अंतरण कहने का मतलब एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण कहने का मतलब स्थानांतरण। अनुच्छेद 222। इसी के तहत किसी भी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में भेजा जाता है। अनुच्छेद 222। अनुच्छेद 226 के तहत जो हाई कोर्ट है आपका 6 प्रकार के रीट जारी करता है। गौर फरमाइएगा दोस्त, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करता है, लेकिन 226 के अनुसार जो हाई कोर्ट है वो 6 प्रकार के रीट जारी करता है। ठीक है। अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रीट जारी करता है। ठीक है। अनुच्छेद 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, यानी किसी भी न्यायालयों की अधीक्षण करना होगा ना, यानी निरीक्षण वगैरह, तो उच्च न्यायालय के पास शक्ति है कि किसी उच्च न्यायालय के निरीक्षण कर सकता है। सॉरी, सभी न्यायालयों के, न्यायालय जो है ना उसके अधीक्षण की उच्च न्यायालय के पास शक्ति। ठीक है। ठीक है। अनुच्छेद 75 के आई में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। कार्य करने का अधिकार, काम का अधिकार। अनुच्छेद 41। और मानवीय स्थितियाँ, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ। अनुच्छेद 42। न्याय संगत और मानवोचित दशा। अनुच्छेद 42। शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था। अनुच्छेद 45। ये तो हो गया। पंचायत कौन भाग में? भाग 9 में। नगर पालिकाएँ 9 के क में। सहकारी समितियाँ 9 के ख में। अधिकरण 14 के क में। क्या है? अधिकरण। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त हो रहा है दोस्त। अगर यह क्यूज आपको अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप यूं ही हमको प्यार दुलार और आशीर्वाद देते रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। नहीं, जय हिंद, जय भारत।